हेलो बच्चों, तो अपन फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों का ये पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, ठीक है। और इस क्रम में अपन लोग अब अगला जो टॉपिक है वो भारत की नागरिकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके आप पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो अपन लोगों का ये नागरिकता का चैप्टर है, इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला तब बात आपको यही याद रखना है कि नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग नंबर 2 में किया गया है। भाग 2 में क्या है? भारत की नागरिकता, ठीक है। इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक किया गया है, ठीक। अब ये नागरिकता होता क्या है, इसमें तो नहीं दिया है, हम बताते हैं फिर भी। नागरिकता होता क्या है कि देश के मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देने के उद्देश्य से, ठीक है, और उस नागरिक को कुछ जिम्मेदारी भी देने के उद्देश्य से नागरिकता दी जाती है, ठीक है। यानी देश के मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार और कुछ दायित्व या कर्तव्य देने के उद्देश्य से नागरिकता दी जाती है, ठीक है। संविधान में नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे कि आपका आर्टिकल 15 है, ठीक है। आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29 हो गया, आर्टिकल 30 हो गया। इसके तहत जो मूल अधिकार दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही दिया गया है, भारत के नागरिकों को ही दिया गया है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इसके तहत जो मूल अधिकार दिया गया है वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिला हुआ है। और देखिए, अगर आप भारत के नागरिक होंगे तो आपको और क्या क्या फ़ायदा होगा, आगे हम बता रहे हैं कि केवल भारत के ही नागरिक कुछ विशेष पद को धारण कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भारत के नागरिक होंगे तभी आप भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे देश का आदमी आकर के चाहेगा कि भारत का राष्ट्रपति बन जाए तो नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब इसी क्रम में कुछ और भी है। राष्ट्रपति अगर बनना है आपको तो भारत की नागरिकता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति में भी भारत की नागरिकता। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता या फिर IAS, IPS, IFS या फिर संसद का चुनाव लड़ना है या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो भी आपको भारत की नागरिकता होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आदमी आ करके यहाँ संसद का चुनाव लड़ने लग गया तो फ़ायदा है ना भाई नागरिकता का। तो वही है कि मूल जो निवासी होता है ना यहाँ का, उसको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, ठीक है। या फिर वोट डालने का अधिकार हो गया। आप वोट डालने जाते हैं ना तो आपको नागरिकता मिली हुई है इस देश की, इस कारण आप वोट देते हैं लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या फिर पंचायती चुनाव में। कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर यहाँ पर वोट थोड़ी दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो इतना सारा अधिकार आपको दिया गया है, कुछ विशेष अधिकार। देखना कितना अधिकार दिया गया है विशेष। आप भारत के राष्ट्रपति तक बन सकते हैं, लेकिन आपको नागरिकता अगर नहीं रहेगी तो आप भारत के राष्ट्रपति या बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं या पोस्ट है वो आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। संसद विधायक वगैरह का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए नागरिकता ज़रूरी है भाई। तो अभी अपन लोग आगे देखते हैं। अब इस पे आते हैं, ठीक। क्या दिया हुआ इसमें कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका क्या मतलब हुआ कि भारत में जो है ना केवल और केवल एक ही नागरिकता मिलेगी, ठीक। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का व्यवस्था है,
ठीक है। एक उसका राज्य का भी नागरिक होता है और एक केंद्र का नागरिक होता है। लेकिन भारत में जो है राज्य का आप निवासी होंगे, ठीक, और देश के नागरिक होंगे, ठीक है। और भारत में नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक। और इस नागरिकता के संबंध में जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को प्राप्त है। तो इस क्रम में हम देखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आप भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह वर्णन कहाँ दिया गया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, ठीक। और किस तरह से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में आगे दिया गया है। पहला, आप जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, आपको मालूम होगा कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो यही डेट दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात यानी बाद भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अपवाद स्वरूप इसमें क्या दिया गया है कि राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, ऐसा थोड़ी कि भारत में सिर्फ भारत के लोग ही रहते हैं, दूसरे देश के भी लोग रहते हैं। तो दूसरे देशों के लोग के बच्चों को यहाँ की नागरिकता नहीं दी जा सकती है, ठीक है। यहाँ के मूल निवासियों को ही नागरिकता दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ नेपाल का और भूटान का और भी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, इस सब का मान के यहाँ पर लोग रह रहा है, तो कोई काम कर रहा है, कोई कंपनी में है, तो अगर उनका बच्चा यहाँ पर जन्म लेगा तो उनके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसमें फिर से समझ लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात यानी बाद में भारत में हुआ हो, वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। और वह उनके माता पिता में से कोई भी जो है एक या दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। अब अगला है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत के बाहर भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप भारत के नागरिक हैं, आप कहीं अमेरिका में हैं या ब्रिटेन में, लंदन में जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या फिर राजनयिक हैं, ठीक है, एम्बेसडर, तो आप वहाँ रह रहे हैं, सेटल हैं, तो अगर आपका बच्चा वहाँ जन्म लेगा तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात यानी बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तो क्या समझे, बच्चा विदेश में भी जो जन्म लेगा वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनके माता पिता में से कोई एक भी अगर भारत का नागरिक होगा तो उनके बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि विदेश में जैसे नेपाल में बच्चा जन्म ले रहा है तो नेपाल के व्यक्ति का बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको थोड़ी देंगे। इसलिए कहा गया कि भारत के बाहर भी अगर बच्चा जन्म लेता है, अगर उसके माता पिता में से कोई एक या फिर दोनों भारत के नागरिक हैं तो उस बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। इसमें आगे क्या लिखा है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया।
पहले जो था ना कि सिर्फ ये था कि पिता की नागरिकता होनी चाहिए तो ही बच्चों को नागरिकता दी जाती थी जो विदेश में जन्म लेते थे। लेकिन 1992 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया ना, उसमें माता को भी शामिल कर लिया गया है कि अगर उनकी माता भी अगर भारत की नागरिक है, ठीक है, और पिता नहीं है, पिता विदेशी है मान लीजिए, लेकिन अगर उनकी माता जो है भारत की है तो उस बच्चे को भी नागरिकता दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि क्या नाम है इसका, प्रियंका चोपड़ा, वो भारत की नागरिक है, ठीक, और शादी कर लिया अमेरिका के कौन जोन्स है उससे, तो अगर उनका जो बच्चा होगा तो उसका पिता जो है तो विदेशी है, लेकिन उनकी माता जो है अपने देश की है, ठीक है, देश की नागरिकता है उसको, तो उनका जो बच्चा होगा उनको जो है क्या बोलते हैं कि नागरिकता दी जा सकती है वंश के आधार पे, ठीक। अगला है आपका देशीयकरण द्वारा नागरिकता, ठीक। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। और इसके लिए आपको अच्छा नेचर होना चाहिए और भारत के किसी भी एक भाषा को अगर आप जानते हो तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी और भारत के लिए आपकी सोच अच्छी हो, ठीक है, ये कंडीशन है। अगला है आपका पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी कि रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। कंडीशन क्या है कि जब वो कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा तो उससे पहले उसको भारत में 6 माह तक 6 महीने तक रहना होगा, ठीक। दूसरा है वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, ठीक है, वे व्यक्ति जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, ठीक। तीसरा है आपका वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। तो मान लीजिए कि कोई विदेशी लड़की है, ठीक, वो भारत के किसी नागरिक से शादी कर लेती है तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। ये 6 माह हमको ठीक नहीं लग रहा है, ये 5 वर्ष शायद है, हाँ 5 वर्ष होना चाहिए। जो पंजीकरण के लिए जो फॉर्म भरेंगी ना, तो जो शादी करेंगी भारतीय नागरिक से तो उनको पंजीकरण करने से पहले 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। इसमें शायद गलत दे दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ठीक है, उनको भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अगला है आपका राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो कॉमनवेल्थ जो कंट्री है ना, जिस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, उस सबको मिला करके राष्ट्रमंडल बोला जाता है, कॉमनवेल्थ कंट्री। तो उस कहीं भी जहाँ पर भी अंग्रेज जो था कब्जा किया था जिस देश को, उस देश का भी नागरिक जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। किसके तहत? पंजीकरण के तहत, रजिस्ट्रेशन के तहत। इसमें क्या है कि वो भारत में रहते हो, यानी कि वो जो पंजीकरण करेगा वो भारत में रहते हुए रहना चाहिए, और या फिर भारत सरकार के अंदर कोई नौकरी कर रहा हो, ठीक है, तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अगला है आपका भूमि विस्तार द्वारा, यानी कि भारत का जो क्षेत्र है उसके बाहर भी अगर भारत कहीं कब्जा कर लेता है, ठीक है,
तो वहाँ के जो नागरिक होंगे उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए भारत सरकार कब्जा कर लिया बढ़ते बढ़ते लाहौर पे, तो लाहौर तक का जो व्यक्ति होगा, हम लोगों ने लाहौर तक विस्तार कर लिया, तो वहाँ तक के जो व्यक्ति होंगे ना उसको भी नागरिकता दी जाएगी। किस आधार पे? तो भूमि विस्तार के आधार पे। इसमें क्या लिखा हुआ है? यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः यानी कि अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसमें आगे क्या दिया हुआ है? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ठीक है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत के नागरिक हो। वही जो हम आपको पहले बताए हैं कि भारत में जो बच्चा जन्म लेगा उसके माता पिता में से किसी एक का जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, अगला है आपका जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। अच्छा, इसलिए वहाँ पर 6 माह लिखा हुआ है। हम सोच रहे हैं यार 5 साल है, 6 माह कहाँ से दे दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है प्रोविज़न कब लाया गया? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, क्या लाया कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से यानी कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें भारत में कम से कम 5 साल तक 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि कितनी थी? तो 6 माह थी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इसी संशोधन अधिनियम के तहत जो है अगला हम देख रहे हैं, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। यानी कि देशीयकरण के तहत यानी कि जो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, जिसका अच्छा बिहेवियर है, भारत के लिए अच्छा सोच रखता है, ठीक, वैसे व्यक्ति को भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रहना ज़रूरी है। ठीक है, जो पहले यह अवधि कितनी थी? 5 वर्ष, उसको बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हम क्या देखे हैं कि भारत की नागरिकता आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपका इसमें शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि एक तो जन्म के आधार पर, यानी कि आप भारत में जन्म लिए हैं और आपके माता पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा है आपका वंश के आधार पर, यानी कि आप किसी दूसरे देश में भी जन्म लिए हैं अपने देश के बाहर तो भी आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते कि आपके माता पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक, तीसरा है आपका देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, यानी कि आपको देशीयकरण के द्वारा भी नागरिकता दी जाएगी। इसमें शर्त यह है कि आप भारत के लिए अच्छा सोच रखते हैं, अच्छा व्यक्ति हैं और भारत के जो भाषा है ना 8वीं सूची में 22 भाषा, उसमें से किसी एक भाषा का आपको जानकार होना ज़रूरी है। ठीक, चौथा है आपका पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारत में कम से कम 5 साल रहना ज़रूरी है। ठीक, और आपका 5वां है भूमि विस्तार के द्वारा भारत की नागरिकता, यानी कि भारत किसी दूसरे क्षेत्र को जीत लेता है तो वहाँ के व्यक्ति को अपने आप यानी स्वतः इस देश की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, 5 कैटेगरी हो गया कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय नागरिकता कैसे समाप्त होगी। ठीक,
प्राप्त करने का तो देख लिए, अब समाप्त करने का देखते हैं कि कैसे समाप्त होगा। इसमें दिया हुआ है भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है, यानी 3 तरह से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला तो है कि नागरिकता का परित्याग करके, ठीक। तो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति बोले है कि हम भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं स्वेच्छा से, वैसे व्यक्ति जो है वो वयस्क नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा, कोई छोटा बच्चा है वो बोले कि हम भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बच्चा नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति होना चाहिए। और अगर बोलेगा कि हम स्वेच्छा से इस देश की नागरिकता त्याग रहे हैं और हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने जा रहे हैं, तो वो परित्याग कर सकता है। इस तरह से उसका भारत का नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है आपका किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, यानी कि आप भारत की नागरिकता त्यागे नहीं और किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, तो यहाँ की नागरिकता से आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा कि भाई तू अब इस देश का नागरिक नहीं है, क्योंकि तूने किसी और देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया है, ठीक है। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का व्यवस्था है, दो नागरिकता नहीं मिलेगा यहाँ। अगला क्या है, सरकार द्वारा छीनने पर, सरकार द्वारा छीन लेने पर, यानी कि आप कोई देश विरोधी काम कर दिए हैं, ठीक है, कुछ पटा टाइप का बहुत गड़बड़ सड़बड़ काम कर दिए, तो भारत सरकार आपसे भारत की नागरिकता छीन लेगी, ठीक है। तो आप समझ लिए कि भारत की नागरिकता 3 तरह से छीनी जा सकती है। एक तो है आपका खुद से स्वेच्छा से त्याग दिए कि भाई हम भारत के नागरिक अब नहीं रहेंगे, हम किसी दूसरे देश का नागरिक बनने जा रहे हैं। दूसरा है कि आपने यहाँ बिना बताया किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो यहाँ की नागरिकता अपने आप ख़त्म कर दिया जाएगा आपका, ठीक। और तीसरा है आपका सरकार द्वारा नागरिकता छीनने का। तो इसके लिए क्या है कि आप कोई देश विरोधी काम कर दिए हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसको छोड़ो, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो है वो अथिय कर दिया, तो अब ये सब सिस्टम ख़त्म हो गया, अब सब नागरिकता वहाँ भी लागू होगा, ठीक है। ये पुराना है थोड़ा लूसेंट, इस कारण इसमें दिया हुआ है ऐसा। जम्मू कश्मीर में भी अब नागरिकता लागू होगा भारत का। वो पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो व्यक्ति था ना, उसको जम्मू कश्मीर का भी नागरिकता मिला हुआ था और भारत का भी नागरिकता मिला हुआ था, यानी कि दोहरी नागरिकता का सिस्टम वहाँ चल रहा था। उस सब को तहस-नहस कर दिया गया 2019 में, जम्मू कश्मीर का मतलब रीऑर्गेनाइजेशन करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का वीडियो यहीं पे समाप्त करने का समय आ गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।